नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारा इतिहास सामान्य परिचय नाम से टॉपिक चल रहा है। अभी हमने इतिहास की कोई क्लास प्रॉपर वे में नहीं ली है। तो अभी तक हमने इतिहास के सामान्य परिचय में जो हमने पढ़ा था, कल के टॉपिक में कल हमने पढ़ा था कि ईस्वी और ईसा पूर्व में हमने अंतर देखा था, क्या था। फिर उसके बाद हमने भारत के विभिन्न नाम जो भारतीय साहित्य में और विदेशी साहित्य में मिलते हैं, अर्थात विदेशियों द्वारा जो संबोधित किए जाते हैं, उसमें हमने एक नाम छोड़ दिया था, जिसमें कि जो हमारे प्रशासनिक दस्तावेज हैं या संविधान में हम भारत को किस नाम से उल्लेखित किया जाता है। क्या उसे हिंदुस्तान या भारतवर्ष या अन्य नामों से जाना जाता है, किस नाम से संविधान हमें पुकारता है। ठीक, तो उस नाम के विषय में हमने नहीं बताया था, फॉर मिस्टेक। अब रही बात भारतीय संविधान में जो भारत के लिए नाम मिलता है, अर्थात जो हमारे यहाँ जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें भारत का नाम किस नाम से उल्लेख मिलता है, तो उसमें याद रखिएगा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है। जब अभी नवीन सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, वहाँ पे भारत के नाम का उल्लेख किया गया है। वहाँ पे कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यहाँ पे भारत के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है, इंडिया दैट इज़ भारत, अर्थात दो नाम हमारे यहाँ मिलते हैं। यदि आपके यहाँ हिंदी में डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे आपको भारत शब्द लिखा हुआ मिलता है, और जबकि इंग्लिश में यदि डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकारी दस्तावेज तो वहाँ पे आपको इंडिया नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आप इंडिया नाम को जानते हैं कि इंडिया नाम जो है यूनानियों द्वारा सबसे पहले दिया गया था, क्योंकि वो इंडस नदी जो वर्तमान में जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, उनको वो उसी सिंधु नदी को वो इंडस नदी के नाम से संबोधित करते थे। बाद में इंडस नदी के नाम के कारण ही भारत का नाम उन्होंने जो रखा वो रखा इंडिया। ठीक, तो कल के टॉपिक में हमने ये सब देखा था। अब और सभ्यता और संस्कृति में हमने अंतर देखा था। सभ्यता और संस्कृति के बाद आज हमारा मेनली जो फोकस रहेगा, कल से हमारा नेक्स्ट क्लास से हमारा जो टॉपिक, अब डायरेक्ट इतिहास के टॉपिक से हम अपनी ये प्रारंभ करेंगे क्लासेस। तो अभी हमारा आज सामान्य परिचय का लास्ट क्लास है। यहाँ पे हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है। भारतीय इतिहास में काल विभाजन को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए, कि अध्ययन के लिए उसको कितने भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखिए कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए हम उसको 3 कालों में बांटकर देखते हैं। एक आपका कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। यदि अब इन तीनों में प्रमुख अंतर क्या है इसको हम देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है, अर्थात ऐसा काल जहाँ पे केवल मानव द्वारा प्रयुक्त भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, साहित्यिक सामग्रियां नहीं मिलती हैं। अर्थात ऐसा काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं जिसमें साहित्यिक सामग्रियां उपलब्ध नहीं हैं। उस काल के इतिहास को जानने के लिए मानव द्वारा जो प्रयोग किए गए भौतिक अवशेष है, जैसे उनके द्वारा जो पत्थर के औजार थे, उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उपकरण थे, चाहे वो भाला फेंकने के लिए भाला हो, चाहे वो तीर धनुष हो, ऐसे उपकरण, ठीक है, तो जो प्रयोग किए जाते थे उनके द्वारा, उनके आधार पर जो इतिहास का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक, चूंकि यहाँ पे साहित्यिक सामग्रियाँ नहीं है तो मानव के द्वारा भौतिक अवशेष से ये समझिएगा, आपके पास जो वस्तुएं इस समय दृश्यमान अवस्था में हैं, ठीक, आप कापी किताबों को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जो आपके पास बहुत चीज़ें बची हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो सारे के सारे भौतिक अवशेष हैं। चाहे वो चप्पल, जूता, कपड़ा, वो गैस, चूल्हा, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, आपके भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष मतलब होता है जो प्रत्यक्ष आपके पास हो, जो दिखाई देता हो। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल में मेन क्या है, साहित्यिक साक्ष्य बिल्कुल नहीं उपलब्ध है।
चूँकि प्रागैतिहासिक काल में मेनली पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल में मानव के पास देखिए भाषा या लिपि थी, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लिपि तो बिल्कुल नहीं थी, यदि लिपि होती तो वो दीवारों वारों पे कहीं चित्रित करते। तो उन्होंने मेनली जो दीवारों पे उल्लेख किया है तो वो चित्रों का उल्लेख किया है, ना किसी लिपि का उल्लेख किया है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में चूंकि ये मानव की आरंभिक अवस्था थी तो यहाँ पे लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। भाषा को लेकर भी कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उनके बीच में भाषा क्या थी, लेकिन हालांकि लोग थे तो आपस में कम्युनिकेट किसी न किसी माध्यम से करते रहे होंगे, या तो वो संकेतों के माध्यम से या अन्य किसी बोलचाल की भाषा में वो करते रहे होंगे। तो इसका कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास तो नहीं है, या ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते नहीं हैं हमें। तो हम मेनली जो है पाषाण काल, जो मेनली प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखा जाता है, पाषाण काल को, उसमें हम मानव के भौतिक अवसर अर्थात उसके द्वारा जो उपयोग की जाती थी दैनिक जीवन में वस्तुएं, उसी के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। तो यदि ये पूछा जाए प्रारंभिक परीक्षा में कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखा जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि पाषाण काल को किसको रखा जाता है, ये रहा पाषाण काल। तो पाषाण काल को रखा जाता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। अब आते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए पुरातात्विक साक्ष्य अर्थात भौतिक अवशेष वहाँ पे भी थे। ठीक है, ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या है हम आगे देखेंगे। तो ये अर्थात भौतिक अवशेष वहाँ पे भी थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साहित्यिक सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक सामग्रियाँ यहाँ कैसी हैं, वो पठनीय नहीं है, अर्थात उनको पढ़ा नहीं जा सका, किंतु वे क्या है, पठनीय नहीं है। तो आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में प्रमुख अंतर यदि पूछा जाए तो दोनों में भौतिक अवशेष मिलते हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में आपके साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य की क्या है, अपनी एक साहित्यिक साक्ष्य कैसे हैं, तो वो पठनीय नहीं है। इसलिए इस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साहित्यिक सामग्रियाँ क्या हैं, उपलब्ध तो हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में आपकी लिपि तो मिलती है, लेकिन वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है या इतनी कठिन है कि अभी तक कोई भी इतिहासकार उसको पढ़ नहीं पाया है। तो मेनली यदि पूछा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में अंतर तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, एक में साहित्यिक साक्ष्य हैं लेकिन पठनीय नहीं है, एक में साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। सबसे प्रमुख प्रश्न जो बनता है यहाँ पे आपके प्रारंभिक परीक्षा में कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखा जाता है, तो याद रखेंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, इन दोनों को रखा जाता है किसके अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। बात यदि वैदिक काल की जाए तो याद रखिएगा कि वैदिक काल के लोगों के पास अपनी भाषा तो थी लेकिन लिपि नहीं थी। लिपि न होने के कारण यहाँ पे जो इतिहास वैदिक काल में नहीं मतलब वैदिक ग्रंथ जो आप चारों वेदों का नाम सुनते हैं वो इस समय नहीं लिखे गए थे। यहाँ पे जो वैदिक काल में जो लोग थे जिन्हें ऋषि मुनि या महात्मा कहा जाता है, वो क्या करते थे कि सारे के सारे वेदों को कंठस्थ कर लेते थे। कंठस्थ करने का मतलब है कि उसको याद कर लेते थे, और वो गुरुकुल परंपरा वहाँ पे थी, तो जो उनके शिष्य होते थे उनको वो बैठा के वो चीज़ें याद करता, अर्थात चारों के चारों वेद याद कराए जाते थे शिष्यों को, और ऐसे ही ये वेद पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। और फिर बाद में जब लिपि का आविष्कार हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब लिपि का आविष्कार हो गया, अर्थात लिपि लिखने, लिपि से तात्पर्य क्या है, जो हम ये यहाँ पे 3 कालों में ये याद देते हैं, ये क्या है, लिपि है, अर्थात जिसके माध्यम से अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं किताबों पे पन्नों में, उसे ही लिपि कहा जाता है। तो उस समय वैदिक काल में भाषा तो थी, लिपि नहीं थी, इसलिए सारे वेदों को क्या करते थे, ये सुन के याद करते थे लिपि न होने के कारण। और ये जो सुन के याद करते थे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाती थी। गुरुकुल का सिस्टम था, तो गुरुकुल में जो गुरु होता था वो अपने शिष्यों को चारों के चारों वेदों को रटा देता था। ठीक है, तो इसी लिए जो मूल रूप से ऋग्वेद, आपके जो चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये क्या थे, मूल रूप में नहीं रह गए, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के बाद लोगों के उसमें अपने विचार भी जुड़ते गए। ठीक, अपने विचार भी जुड़ते गए, इसलिए उसमें एडिटिंग ज़्यादा हो गई। जैसे मान लीजिए कोई यदि बुक लिखी गई है, उसको मान लीजिए सतीश चंद्रा की एक मिडाइवल हिस्ट्री पे बुक लिखी गई है, और सतीश चंद्रा की मिडाइवल हिस्ट्री की बुक को आपने अपनी भाषा में लिखा तो उसमें कुछ एडिटिंग हुई, फिर आपकी बुक को किसी ने और एडिटिंग की,
दूसरी भाषा में लिखा, अपनी भाषा में लिखा, तो उसमें एडिटिंग होती चली गई और मूल रूप से जो ग्रंथ आपके पास बचेगा वो आप देखेंगे जो मूल सतीश चंद्रा की बुक है मेडाइवल हिस्ट्री की, और जो वर्तमान में आपके पास बची है एडिटिंग होते हुए, उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वैदिक काल में भी यही देखने को मिलता है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वैदिक काल के ये जो 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, चूँकि जिस समय ये वैदिक विचार आए उस समय इनको लिपि नहीं थी, तो इनको मतलब बुक का फॉर्म या किताब का फॉर्म दिया नहीं जा सका। इस कारण ये जो थे एडिटिंग के कारण मूल रूप से जो है थोड़ा हट गए हैं। जब हम वेद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे एडिटिंग हुई है, उसमें किन किन नई बातों को जोड़ा गया है। अब आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद हम पहुँचते हैं कहाँ पे, ऐतिहासिक काल में। हालांकि देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमने पढ़ा कि वहाँ पे आपको याद रखना है कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक साहित्य है, दोनों को रखा जाता है। वैदिक काल है जो दोनों को रखा जाता है, किसके अंतर्गत, आद्य। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक दूसरा आधार भी लिया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है। तो आप याद रखेंगे जो यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत केवल हड़प्पा और वैदिक साहित्य को ही रखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी इस आधार को हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, और यदि आ जाएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको हम बाइकआउट करते हैं। ठीक, अब आते हैं ऐतिहासिक काल, तीसरा। तो वहाँ पे आपने देखा कि पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब पहले हमने देखा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य थे, अर्थात जो मानव के भौतिक अवशेष थे। और हमने आद्य ऐतिहासिक काल में क्या देखा, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य थे, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य पठनीय नहीं थे। अब ऐतिहासिक काल में क्या है, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं हमें, ठीक है, और साथ में साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ के साहित्यिक साक्ष्य की विशेषता क्या है, वो पढ़ी जा सकती है, अर्थात वो पठनीय है। ठीक, अर्थात ऐसा समय जहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और वो कैसे हैं, वो पढ़ने योग्य हैं, तो उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल भारत में जो इसकी शुरुआत हुई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाती है आपकी कौन सी, ऐतिहासिक काल। और ये ऐतिहासिक काल वर्तमान समय तक चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में भी जो भाषा है वो कैसी है, पठनीय है, या लिपि जो है कैसी है, पठनीय है। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान काल तक का समय किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो आपका रखा जाता है ऐतिहासिक काल। अर्थात कहा जाए तो वर्तमान मतलब ये आपका ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय, अर्थात कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 2600 वर्षों का इतिहास को ही हम ऐतिहासिक काल के रूप में रखते हैं। अर्थात 2600 वर्षों के इतिहास का ही हमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है। बाकी के बाकी जो 3.5 लाख वर्ष पूर्व जो मानव सभ्यता अर्थात मानव का आगमन धरती पर हुआ तब से लेकर ठीक अब तक, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता तक या वैदिक काल तक का इतिहास, 600 ईस्वी तक के पूर्व का इतिहास, हम लोग इतने लाखों वर्षों का इतिहास पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात मानव सभ्यता का एक लंबा इतिहास हमारे ज्ञान या हमारे ज्ञान के दायरे से बाहर रहा है, जबकि हमारे ज्ञान के दायरे में केवल मानव के 2600 वर्षों अर्थात ऐतिहासिक काल का ही हमारे पास विवरण एक अच्छे स्रोत के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, आई होप आप प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों में अंतर अब कर सकते हैं, तीनों को समझ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इतिहास को जानने के साधन की। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में कोई भी ऐसा ग्रंथ अर्थात मुस्लिम शासकों के आगमन से पहले प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत के विषय में कोई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा नहीं गया था। ठीक है, तो चूंकि ऐतिहासिक ग्रंथ से तात्पर्य क्या है, जैसे राजाओं का क्रमबद्ध विवरण, जैसे राजाओं का जीवन चरित्र या राजाओं की विभिन्न राजवंशों का उल्लेख। ठीक है, तो वहाँ पर जो दरबारी लेखक होते थे हर राजा के दरबार में प्राचीन समय में, तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते थे। ठीक, उनका वर्तमान ऐतिहासिक
जो दृष्टिकोण है, वर्तमान ऐतिहासिक दृष्टिकोण, वो नहीं था भारत में जो था। इसीलिए बार बार यूरोपियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भारतीयों में, प्राचीन भारतीयों में क्या था, ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव से तात्पर्य है कि वो इतिहास को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते थे। तो जो वर्तमान में इतिहास लेखन की परंपरा हम जो देखते हैं कि तथ्यों का मूल्यांकन करना, ये सब चीज़ें, ये यूरोपीय मानदंड है। भारत में, प्राचीन भारत में ऐसे मानदंडों को आधार रखकर कभी इतिहास नहीं लिखा गया। तो इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास जो पुख्ता स्रोत हैं वो नहीं उपलब्ध हैं। जब स्रोत नहीं उपलब्ध हैं तो उस काल के अध्ययन में क्या होती है, हमें बहुत परेशानी हमें देखने को मिलती है, और कोई क्रमबद्ध विवरण हमें नहीं मिलता। जो कहीं कहीं साहित्य में, तत्कालीन साहित्य में जो कहीं कहीं राजवंशों के विषय में उल्लेख है, तो वहाँ से हमें ऐतिहासिक साक्ष्य उठाने पड़ते हैं या पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास को ढूंढना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इतिहास को लेकर कोई ग्रंथ लिखे नहीं गए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे इतिहास को ढूंढते हैं हम कि इतिहास मिल जाए कहीं से। तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियाँ उपयोग में लानी होती हैं। जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन्हीं सामग्रियों का अध्ययन करके फिर हम उस इतिहास को अध्ययन करेंगे कि जैसे हम मान लीजिए मौर्य काल पढ़ रहे हैं, तो मौर्य काल में हम देखेंगे कि कौन से पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं, कौन से साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। उनके आधार पर हम मौर्य काल का अध्ययन करेंगे। चूँकि इतिहास को ध्यान में रख के उस समय भी ग्रंथ नहीं लिखे, तो मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें इन्हीं 2 स्रोतों से होती है, वो भी ढूंढने पे। ठीक, तो देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं। तो हम 2 स्रोतों पर निर्भर हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक है आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक से तात्पर्य क्या है, आप अपने रूम की परिकल्पना कीजिए। मान लीजिए आपका रूम, भगवान न करे ऐसा कुछ, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका रूम किसी कारण से विनष्ट हो जाता है, ठीक, विनष्ट हो जाता है, और यहाँ पे कोई और 10 साल या 20 साल के बाद कोई दूसरा लड़का आता है, तो वो आके रूम में देखता है कि भैया यहाँ पे आपके रूम में रहने के लिए आता है, आप छोड़ के चले जाते हो अपना रूम, ठीक, और वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरा लड़का आके रहना 10 साल बाद आके रहना प्रारंभ करता है। तो वहाँ पे आपके जो भौतिक अवशेष, अर्थात जो आपकी छूटी हुई सामग्रियाँ हैं रूम में, उसको देखता है और उस बेस पे आपके विषय में अनुमान लगाता है, ठीक। उसमें से जो वो चीज़ें देखता है आपके रूम में, उसमें से साहित्य को निकाल दीजिए, अर्थात बुकों को निकाल दीजिए, किताबों को निकाल दीजिए। बाकी के बाकी जितने भी चीज़ हैं, आपकी गैस, चूल्हे, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके बेड, बिस्तर, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, तो पुरातात्विक सामग्रियों के अंतर्गत आ जाएंगी। बाकी जो आपके बुक, ये सब चीज़ें बची हैं, उनको हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत रखेंगे। तो वैसे ही किसी सभ्यता में, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो मौर्यन काल हो, या तो फिर इतिहास का संबंध हो, उस समय में यदि साहित्यिक स्रोत को वहाँ से निकाल दिया जाए, साहित्यिक स्रोत को निकाल दीजिए, बाकी उनके जितने भी अवशेष बचते हैं, जितने भी चीज़ें बचती हैं, वो सब किस में आ जाएंगी, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। जैसे देखिए, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे वो आपके स्मारक या भवन हो, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये हम देख रहे हैं। पहले अभिलेख हो गया, दूसरा हो गया स्मारक या भवन हो गया, जो सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकला हो गई, मोहरे, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। जैसे हमने कहा ना, साहित्य को निकाल दिया, बाकी जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो आइए देखिए कुछ अभिलेखों को हम देखते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, देखिए ये एक पत्थर है, यहाँ पे देखिए इसमें लिपि में लिखे गए हैं कुछ अभिलेख, ठीक है। तो ये अभिलेख लिखे गए, तो अभिलेख किसको कहते हैं, अर्थात पत्थर या शिलालेखों पर जो लिपि उकेरी गई है किसी माध्यम के द्वारा, उसे कहते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है, अर्थात पत्थर और शिलाओं पर जो लिपि लिखी गई है मनुष्य द्वारा, उसे कहा जाता है अभिलेख। देखिए एक अभिलेख का साक्ष्य ये है, और ये रहा अभिलेख। ये भी आपका क्या है, किसी पत्थर पर उकेरा गया है, और ये है आपकी लिपि उस पर जो लिखी गई, तो इसको क्या कहेंगे हम, अभिलेख। जैसे आपका अशोक का अभिलेख हो गया, आप रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख देखेंगे। कभी आप इलाहाबाद के किले में प्रवेश किए होंगे, तो वहाँ पे अशोक का अभिलेख एक पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा। लेकिन हालांकि चूँकि आर्मी रहती है तो अंदर जाने नहीं देते हैं उसके, ठीक है। तो ये है सबके सब क्या है, अभिलेख।
अब आइए पुरातात्विक सामग्रियों को देखिए। ये देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं। ये क्या है, किसी एक सभ्यता है जहाँ का ये क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी सामग्रियाँ आपको दिख रही हैं, ये इन लोगों को मत काउंट कर लीजिएगा कि ये पुरातात्विक सामग्री, ये तो व्यक्ति हैं, ये तो अन्वेषण कर रहे हैं इनका। तो बाकी जितनी की जितनी चीज़ें ये आप देख रहे हैं, चाहे ये देख रहे हैं, चाहे ये देखो, उनकी जो मिट्टी के पॉट हैं, बर्तन हैं, ये सब की सब चीज़ें किस में आती हैं, पुरातात्विक सामग्रियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अब आइए, हमने देखा था कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के दो स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक, ठीक, और दूसरा है साहित्यिक। जो साहित्यिक स्रोत हैं उसको हमने दो भागों में बांट के उसे दो भागों में हमें बांट के देखना है। एक ऐसे साहित्य जो भारतीयों द्वारा लिखे गए हैं उनको, और एक दूसरे हैं आपके विदेशी साहित्य। जो भारतीय साहित्य है इसको हम तीन भागों में बांट के देखेंगे, ठीक। धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। याद रखिएगा 2017 की पीसीएस की परीक्षा में जो मेंस एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं। तो आप यही सब जो है फ्रेमिंग आप यदि लिख देते हैं तो आपको एक अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने पुरातात्विक सामग्रियों को देख लिया। अब आए हैं साहित्यिक सामग्रियों में। एक भारतीय साहित्य है, एक विदेशी साहित्य है। भारतीय साहित्य में आप देख रहे हैं कि धार्मिक साहित्य में हमने उसको बांटा है, फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य में बांटा है, और एक है आपका संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य का से तात्पर्य क्या है, अर्थात जो धर्म विशेष पे लिखे गए हैं, अर्थात जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और उनमें कहीं कहीं ऐतिहासिक विवरण जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक, क्योंकि उस समय में लिखे गए हैं तो उस समय के समाज और राजनीतिक परिस्थिति को समझने में वो सहायक हैं। तो उनको जो है हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, जो मूल्य धर्म को ध्यान में रख के लिखे गए हैं, लेकिन चूंकि समकालीन लिखे गए हैं, उसी समय में लिखे गए हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं राजाओं का विवरण या उनके शासकों का विवरण या उनके समाज का विवरण हमें देखने को मिलता है। तो उसको हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जितने भी वेद हो गए, आपके उपवेद हो गए, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनको शामिल किया जाता है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। जैन साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं तो यहाँ पे जैन साहित्य जो धर्म को ध्यान में रख के लिखे गए हैं, जैसे परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र। आप जानते हैं भगवती सूत्र में सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर बौद्ध साहित्य में आ जाइए तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये मेनली कैसे हैं तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में किसको रखेंगे, अर्थात जिनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, जो प्रशासन को या तो कहानियों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, किसी धर्म विशेष पर आधारित ग्रंथ नहीं है, ऐसे साहित्यों को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये मेनली जो है मौर्यकालीन प्रशासन को ध्यान में रखकर लिखा गया है। ठीक है, इसमें कहीं धर्म शब्द का या धार्मिक व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए इसको रखते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कल्हड़ की राजतरंगिणी हो गई, ऐसे ही मुद्रा राक्षस हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती हैं तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत आती है। अब आ जाइए संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है, ये मेनली जो है संगम साहित्य आपका दक्षिण भारत के इतिहास से ताल्लुक़ रखता है। इसको हम देखेंगे क्या है संगम साहित्य। जैसे आप देखते हैं कि उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता थी, वैसे ही संगम साहित्य या संगम सभ्यता ये दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। ठीक है, इसको हम देखेंगे संगम साहित्य जिस समय हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में। तो यहाँ पे देखिए संगम साहित्य में तिरुकुल हो गया, शिल्पाधिकारम हो गया, मणिमेखले हो गए। ठीक, तो आई होप यहाँ पे हो गया। भारतीय साहित्य को हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं विदेशी साहित्य जो प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आइए तो देखिए विदेशी साहित्य अर्थात जो विदेशी यात्री समय समय पे भारत में आए, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो अरबी हो, उन्होंने अपने ग्रंथों में समकालीन शासकों के विषय में, ठीक है, समकालीन समाज के विषय में, समकालीन संस्कृति के विषय में, समकालीन से तात्पर्य क्या होता है उस समय विशेष से जिस समय में वो आए, ठीक, उसे कहा जाता है समकालीन। जैसे आज हमारा आप लेक्चर दे रहे हैं तो आज आप हमारे क्या हैं, समकालीन हैं। ठीक, तो विदेशी साहित्य में विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक,
तो इसमें यूनानी और रोम लेखक जो भारत में आए थे, जैसे मेगास्थनीज हो गया। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और इसने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो इंडिका नाम से। चूँकि इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, वो क्या हो गई है, समय के साथ समाप्त हो गई है या समाप्त कर दी गई है। लेकिन मेगास्थनीज को इंडिका को आधार बनाकर कई सारे यूरोपीय विद्वानों ने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, तो वहाँ पे कहीं कहीं इंडिका का उल्लेख मिलता है, तो उन्हीं के साक्ष्यों को हम कलेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज की इंडिका वर्तमान समय में अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, उद्धरण अर्थात कुछ भागों के रूप में इसके समकालीन या बाद के जो यूरोपीय इतिहासकार थे उनके विवरणों में देखने को मिलता है। जैसे मेगास्थनीज हो गया, टॉलेमी हो गया और हेरोडोटस, ये सब कौन से हैं? यूनानी या रोम लेखक। आपने हेरोडोटस के विषय में पढ़ा था, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि इसने ही सबसे पहले क्या कहा, किस शब्द का प्रयोग किया था? हिस्ट्री शब्द का प्रयोग, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। ठीक, कहाँ का था? तो यूनानी था। ये ध्यान रखिएगा। इसने अपनी पुस्तक में ईरान मतलब फारस को ही ईरान कहा जाता था उस समय, वर्तमान में भी ध्यान रखिएगा। तो फारस और भारत के संबंधों का विवरण अपने इतिहास हिस्टोरिका में दिया है। ठीक है। चीनी लेखकों में फाहियान आपने देखा था। ठीक है, फाहियान आप पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आप देखेंगे वेनसांग, ये आपके हर्षवर्धन के समय में आया था। फिर इत्सिंग। ठीक, इन सब ने जो अपने विवरण, चूँकि भारत में आए और भारत में आने के बाद जो यहाँ से इन्होंने अनुभव प्राप्त किया उसको अपने ग्रंथ में जगह दी, और इनके ग्रंथों में उस समय काल की परिस्थितियों के विषय में वर्णन मिलता है। तो इनका ग्रंथ भी काफ़ी उपयोगी है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन को लेकर। और फिर अरबी लेखक समय समय पर मुस्लिम शासकों द्वारा, चूँकि भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं से 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया, ईस्वी में 7वीं से 8वीं सदी में प्रारंभ हो गया था भारत में इस्लाम का आगमन। मोहम्मद बिन कासिम के रूप में 712 में पश्चिमी, वर्तमान में जो पाकिस्तान देख रहे हैं, सिंध प्रांत है उसका, वहाँ पे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। चूँकि फिर बाद में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के रूप में इस्लाम धर्म भारत की वर्तमान मुख्य भूमि में प्रवेश किया। तो उनके समय में जो समय समय पर आपके जो अरबी विद्वान आए, उन्होंने अपने ग्रंथों में प्राचीन भारत या यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का विवरण दिया, तो उससे भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में थोड़ी आसानी होती है। जैसे अलमसूदी हो गया, अलबरूनी हो गया। ठीक है। अब देखिए प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन। ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन हमें कैसे करना है? क्योंकि देखिए इतिहास बहुत लेंदी टॉपिक है, और नो डाउट लेंदी है तो थोड़ा आदमी बोर भी हो जाता है। चूँकि प्राचीन भारत का इतिहास साहित्यिक सामग्रियाँ या ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत इसमें है नहीं, तो यहाँ पे इसको समझने में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनुमान बेस्ड इतिहास लिखा गया है। ठीक है, इसमें अनुमान बेस्ड इतिहास लिखे जाने के कारण बहुत ज़्यादा अनुमान में ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो हर विद्वान की अपनी एक अलग व्याख्या होती है। तो हम पढ़ते समय मेन टॉपिक्स को देखेंगे यहाँ पे। तो मेनली हमारा जो फोकस होगा भारतीय इतिहास के अध्ययन में, जो हमने 3 कालों में बांटा है भारतीय इतिहास के अध्ययन को, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हम डायरेक्ट प्राचीन काल को पढ़ेंगे तो आप शुरू करेंगे पाषाण काल से लेकर और इस्लाम के आगमन तक प्राचीन काल को हम नहीं पढ़ेंगे। हम उस समय प्राचीन काल को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है अध्ययन में सुविधा हो। ठीक है, क्योंकि खंड खंड में छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, तो उससे जो है हमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता जाएगा, और एक जो होती है मानसिक संतुष्टि वो भी मिलती जाएगी, और फिर ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर नहीं रहेगा। फिर मध्यकाल पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ही उसको भी बांटेंगे टॉपिक्स में, और आधुनिक काल को भी हम 3 से 4 टॉपिक्स में बांटकर, छोटे छोटे खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा फोकस किस पे रहेगा? प्राचीन काल पे। तो आइए प्राचीन काल को हम कैसे पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो सेगमेंट होगा प्राचीन काल के अध्ययन का, पाषाण काल से लेके चलेंगे हम वैदिक काल तक। ठीक, वैदिक काल तक हम क्या करेंगे, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के। एक खंड हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट होगा कब? जब हम पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक समाप्त कर देंगे, तो हमारा एक पार्ट प्राचीन हिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्राचीन काल। प्राचीन काल को हम पढ़ेंगे 600 ईस्वी से लेकर 700, अर्थात हर्षवर्धन के समय तक लगभग। ठीक, 600 ईसा पूर्व से
लेकर, अर्थात ऐतिहासिक काल जो हमारा प्रारंभ हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 600 ईसा पूर्व से आप जानते हैं ऐतिहासिक काल प्रारंभ हुआ है, क्योंकि यहीं से जो है साहित्यिक साक्ष्य जो उपलब्ध हुए वो पठनीय हो गए हैं। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक का जो इतिहास पढ़ेंगे वो प्राचीन काल के अंतर्गत हम बांटेंगे। तो देखिए किताबों में ऐसा नहीं बांटा गया, मैंने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपने हिसाब से बांटा है इसको, ठीक है। तो इसको किताब से मत टैली कराने लग जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं पूर्व मध्यकाल, ठीक, 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक, इसको हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल तक। तो ऐसे 3 सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे हम पूरे इतिहास को, प्राचीन इतिहास को, ठीक। अब देखिए प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए प्राचीन इतिहास काल के अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। पाषाण काल के अंतर्गत 3 काल मिलनी है, एक पूरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है और एक नवपाषाण काल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। जैसे हम पाषाण काल के बाद डायरेक्ट हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि भैया पाषाण काल तक तो सही था, नवपाषाण काल तक चला, तो हड़प्पा सभ्यता और नवपाषाण काल के बीच में कौन सा काल था। तो ये ध्यान में रखेंगे हम कि हड़प्पा काल और ताम्रपाषाण काल के विषय, हड़प्पा काल और हड़प्पा और पाषाण काल के बीच में ताम्रपाषाण काल का जो था समय था। फिर ताम्रपाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। तो सबसे पहले जो हम किताब पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बाद डायरेक्ट वैदिक साहित्य शुरू हो जाता है। तो हमें ये हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है भैया कि इसके बीच के जो 200 से 300, चूँकि हड़प्पा सभ्यता माना जाता है कि आपकी 1350 ईस्वी के लगभग, 3500 से 1350 की ईस्वी की जो समाप्त होती है हड़प्पा सभ्यता, तो उसके बीच में 200 से 250 सालों का गैप मिलता है। जो वैदिक साहित्य, वैदिक काल जो प्रारंभ होता है उसमें 200 सालों का गैप मिलता है। तो इन 200 सालों के गैप में जो इतिहास में कौन सा काल चल रहा था, तो इसको भी हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई वो पश्चिम में ही क्यों विकसित हुई, जबकि गंगा घाटी अर्थात उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो तो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, तो वहाँ पे भी तो सभ्यता विकसित हो सकती थी। वो पश्चिम में ये लवणी मैदान को क्यों चुनती है विकसित होने के लिए, ठीक है। और मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग क्यों किया गया जबकि लोहा भी उपलब्ध था, लोहे का प्रयोग कर लेता मानव। तांबे की प्रयोग की क्या ज़रूरत थी जबकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक मजबूत होता है। तो हम ये सब चीज़ें अध्ययन के दौरान देखेंगे। तो आप मेनली ये याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल कल से हमारा स्टार्ट होगा। तो इसमें हम पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल को पढ़ेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। याद रखिएगा पाषाण काल से हमारे प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत नाम मात्र के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आईएएस के मेंस में यहाँ से जो है 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, हाँ, लेकिन इतना पढ़ लेंगे कि जो कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा और थोड़ी बहुत मुख्य परीक्षा में भी ये काम दे दे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल, फिर आप पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता, फिर हम पढ़ेंगे महापाषाण काल। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो वैदिक साहित्य शुरू होगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ हम बंद करते हैं। कल हमारा जो लेक्चर शुरू होगा, कल या नेक्स्ट क्लास जो हमारी शुरू होगी वो हमारा इतिहास के मेनली टॉपिक से स्टार्ट होगा, ठीक है।